हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राइवेटाइजेशन अंडर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एज ए कंपोनेंट। इस टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्राइवेटाइजेशन है क्या, प्राइवेटाइजेशन की नीड क्यों रही हमें, क्यों हमें जो है इकोनॉमी को प्राइवेटाइज करना पड़ा, और साथ में हम जो है ये देखेंगे इसके जो है बेनिफिट क्या है प्राइवेटाइजेशन की और लॉसेस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट जो अटैम्प्ट रहेगा हमारा वो रहेगा प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो सिंपल जो डेफिनेशन है वो आपके सामने मेंशन है कि प्राइवेटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज। मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की जो फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या किया गया है, प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी ओनरशिप को क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। या ये कहें कि गवर्नमेंट जो कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट जो फर्म्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को जो है ओनरशिप के रूप में दे दी गई हैं। तो ऐसा सिचुएशन जो है, इस तरह की प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, प्राइवेटाइजेशन कहलाती है। तो जब भी हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि इंडिया में जो है प्राइवेटाइजेशन कैसे लेके आया गया। तो हमारे पास दो तरीके हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेटाइजेशन को जो है एक्सेप्ट किया। पहला तो ये था कि गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस हैं जिन पे गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल था, वो क्या कर दिए हैं, प्राइवेट सेक्टर को जो है उसके शेयर्स जो है सेल कर दिए हैं। इस प्रोसेस को हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दूसरा जो है क्या था, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड इंटरप्राइजेज। जो IPR 1956 था वहाँ पे दूसरी कैटेगरी थी जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने वाली थी और बाद में प्राइवेट सेक्टर को क्या करने वाली थी, इनवाइट करने वाली थी। तो ऐसी इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश की गई थी उन सब के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपनी मैनेजमेंट और जो ओनरशिप के जो राइट्स हैं वो क्या कर दिए, कम कर दिए। और प्राइवेट जो सेक्टर था, जो प्राइवेट ओनर्स हैं, उनके राइट्स को क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया। तो ये दो मेथड हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, देश के अंदर जो है प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया। ठीक है जी। तो एक किस्म से गवर्नमेंट की ओनरशिप कम होना और प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप का बढ़ना ही प्राइवेटाइजेशन है। तो सिंपली आप इसको याद रख लें और ये डेफिनेशन जो ऊपर गिवन है आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ की गई थी वो एक्चुअली क्या थी, वो उसको बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब भी आपसे एग्जामिनर बात करेगा या तो डिसइन्वेस्टमेंट पूछेगा या प्राइवेटाइजेशन पूछेगा, तो आप मान के चलें बोथ आर सेम, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो ही प्राइवेटाइजेशन आएगा। ठीक है जी। तो डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेंशन है कि पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कहें या डिसइन्वेस्टमेंट कहें, दोनों एक ही चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। क्या प्रोसेस है इसका, इसके अंदर क्या होता क्या है, तो इसके अंदर होता है गवर्नमेंट क्या करती है, सेल करती है अपने शेयर्स को, और वो शेयर जिसके हैं PSU के अंदर हैं, जो गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या इंडस्ट्री जो है एस्टेब्लिश की हुई हैं, और ये सेल किए जाते हैं किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो जब गवर्नमेंट अपने जो PSUs के शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को सेल करती है, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, डिसइन्वेस्टमेंट, या हम इसको क्या बोल देंगे, प्राइवेटाइजेशन। जब भी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया तो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या है इसका फ़ायदा, क्यों इकोनॉमी के अंदर जो है डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसका मकसद ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो हमारा जो प्रोडक्शन है और जो मैनेजरियल जो एफिशिएंसी है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो PSU जो हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो जो है गवर्नमेंट को इतने अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं वो जनरेट करके नहीं दे रहे, ज़्यादातर वो लॉसेस के अंदर जा चुके हैं। तो उसकी मैनेजरियल जो एफिशिएंसी है वो कैसे बढ़े या उनके प्रोडक्शन का लेवल कैसे बढ़े, ये जो है एक मेन जो है इशू था, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट जो है क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। दूसरा जो है एक किस्म से कॉन्सेप्ट ये भी था इसके अंदर कि गवर्नमेंट जो है अपने फिस्कल डेफिसिट को क्या करना चाहती थी, मैनेज करना चाहती थी। गवर्नमेंट ने जो बोरिंग किया है तो उसको कैसे पे करेगी, जब उसके पास पैसा आएगा, और पैसा कहाँ से आएगा, प्राइवेट सेक्टर से आएगा। और प्राइवेट सेक्टर उसको पैसा कब देगा, जब गवर्नमेंट अपनी कुछ शेयर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को सेल करेंगी। तो कुछ ये भी मान सकते हैं गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में थी, या हम ये मान सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ाना है या मैनेजरियल जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना था। तो इन सभी का जो अल्टीमेट रिजल्ट रहा कि देश के अंदर जो है प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ है 1991 के बाद, और उसको प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसी यूज़ की गई है वो क्या यूज़ की है, डिसइन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों थी, क्यों इकोनॉमी के अंदर जो है प्राइवेटाइजेशन किया गया। अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि इंडिया ने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, कहाँ से, सेकंड 5 ईयर प्लान से, और ये स्टार्ट होता है 1956 से।
तो यहाँ पे इंडिया में जो है बड़ी इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन जो है वो आ चुका है और उसके अकॉर्डिंग जो है कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं। 17 जो कैटेगरीज हैं इंडस्ट्रीज को किसके पास रिजर्व कर दी, गवर्नमेंट के पास। तो मतलब PSU जो है वो स्टार्ट होने लगे हैं, हैवी इंडस्ट्रीज जो है इकोनॉमी के अंदर डेवलप होने लगी हैं। और जब भी हम बात करते हैं IPR 1956 की, तो ये आप जो है कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि इन PSUs का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अगर शायद हम ये PSUs के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते या जो हम ये जो IPR 1956 नहीं लेके आते या गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती प्रोडक्शन की या फर्म एस्टेब्लिश करने की या इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने की, तो शायद इंडिया जो है एक बैकवर्ड कंट्री ही रहता। तो हम यहाँ पे जो है ये ज़रूर कहेंगे कि PSUs ने जो है काफ़ी कुछ कमा के दिया इंडिया को, और उसका सबसे बेनिफिट जो है इंडिया को ये रहा कि जो इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं या डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रियल बेस की हम बात करते हैं, ये इंक्रीज हुआ। और आज हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो हर तरह की चीज़ें प्रोड्यूस हो पाती हैं, जो इंडस्ट्रियल गुड्स की अगर हम बात करें या इंजीनियरिंग गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ IPR 1956 या उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करेंगे जो इस पॉलिसी के तहत जो एस्टेब्लिश किए गए। इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आए, नो डाउट, ठीक है जी। लोग जो है एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट भी हुए। GDP में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है रिलेटिवली कम हुआ परसेंटेज में, और PSU की वजह से इंडस्ट्रियल जो शेयर है वो क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर का शेयर जो है GDP के अंदर बढ़ा। और इसी पॉलिसी ने, इन्हीं PSUs ने क्या किया है, एक किस्म से इंडिया को नवरत्न प्रोवाइड किए हैं। आज उनमें से कुछ महारत्न में कन्वर्ट किए जा चुके हैं, और इन सब ने मिलके जो है गवर्नमेंट के जो इनकम के बेस को या हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस को काफ़ी इंक्रीज किया है। तो यहाँ तक जो है 3 या 4 पॉइंट ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि जो पॉलिसी हमने यूज़ की थी 19 अगर हम 50 या 47 से ले लेते हैं और 1990 की बात करते हैं, तो यहाँ तक जो पॉलिसी हमने यूज़ की, ये कोई जो है ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि बिना सोचे समझे इसको यूज़ कर दिया या इसके पीछे प्लानिंग नहीं थी या इसका कोई बेनिफिट नहीं आया। एक्चुअल में सभी बेनिफिट्स मिले, लेकिन समय बीतने के साथ साथ कुछ एफिशिएंसी कम हुई लोगों की, शायद इंटरेस्ट कम हुए, उनको शायद अब नहीं लगता था कि कभी हम गुलाम भी थे। तो ऐसी कंडीशन में जो है कुछ दूसरी चीज़ें जो हैं इकोनॉमी के अंदर सामने आई, और उन्होंने क्या किया है, एक किस्म से जो PSU जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बेस हैं, आज भी उनको लॉस में लाके खड़ा कर दिया। और नेपोटिज्म की बात करें या जो है एक किस्म से रेड टेपिज्म की बात करें, ये इन चीज़ों के लिए क्या रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। तो अब बात आती है कि अल्टीमेटली इन PSUs के साथ क्या होने लगा। तो 5 से लेके जो है आपके जो 8 पॉइंट है वो ये चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं कि एक्चुअली जो है आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है जो पहले हमने यूज़ की थी वो किस तरीके से जो है परेशानी में चली गई। तो जो पहला अगर हम पॉइंट डिस्कस करते हैं तो उसमें सिंपली जो है जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली क्या हुआ है, सारे जो पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस थे वो किस में चले गए हैं, वो सोशल डेड वेट इकोनॉमी के ऊपर क्रिएट हो गए हैं। वो लॉसेस जनरेट करने लगे हैं क्योंकि वहाँ पे एफिशिएंसी है नहीं, वर्कर्स जो हैं वो काम करके खुश नहीं है, लेकिन सैलरी सबको जो है, बेनिफिट्स जो है सबको चाहिए। गवर्नमेंट की जो है एक किस्म से मजबूरी हो गई है उनको काम पे रखना, क्योंकि वोटिंग का जो है कुछ इश्यूज आते हैं कि वोटिंग कम ना हो जाए, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, लीकेज स्टार्ट होती है, पिलफरेज चोरी स्टार्ट हो जाती है, इनएफिशिएंसी आ गई, करप्शन आ गया, ये सभी चीज़ें इंडिया के अंदर बढ़ी। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आया कि जो हमारा PSU सेक्टर था वो उसने जो है काम करना एक किस्म से एफिशिएंसी के साथ बंद कर दिया। प्रोडक्शन हुआ, लेकिन हम कहें कि प्रॉफिट्स हमें चाहिए थे वो जो है शायद गवर्नमेंट को नहीं मिले। तो अब ये माना गया कि शायद प्राइवेटाइज कर दिया जाए इन फर्म्स को, तो शायद जो है इस बीमारी का इलाज हो जाए, करप्शन ख़त्म हो जाएगा, प्रेफरेंस ख़त्म हो जाएगा, इनएफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है वो ये है कि एक्चुअली जब भी करप्शन स्टार्ट होता है तो प्राइवेट सेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमें चीज़ें समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये मान के चलेंगे कि प्राइवेटाइज अगर किया जाएगा सिस्टम को तो वहाँ पे करप्शन वगैरह जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो आपके सामने पॉइंट आया है कि 1991 की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड कर लिया कि वो क्या करेगा, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं,
ठीक है, उनका जो इक्विटी है, शेयर्स वगैरह है, वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर को जो है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को क्या कर देंगे, बेच देंगे और अपनी ओनरशिप को क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, किसके साथ है, प्राइवेट जो ओनरशिप है उसके साथ। तो उसके लिए क्या ही किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो है बात करते हैं, एक चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स दे रही थी, इकोनॉमी के लिए जो है एक इम्पोर्टेंट बेस के रूप में काम करती थी, उन इंडस्ट्रीज़ को जो है नवरत्न की कैटेगरी दी गई। नवरत्न मतलब जो है किंग विक्रमादित्य हुए हैं हमारे भारत में, और उनके जो है एक किस्म से 9 दरबार में रहने वाले जो कॉर्टियर्स हैं, दरबारी जो हैं, ये उन लोगों पे जो है इनका नाम रखा है नवरत्न। वो अपनी जो है विजडम के लिए जो है फेमस थे, अलग अलग एरिया में जो है वो क्या थे, एक्सपर्ट थे। तो सीधी सी बात है, जो इंडस्ट्री जो है पूरी इकोनॉमी के लिए बेस क्रिएट करती हैं, उन इंडस्ट्रीज को जो है नवरत्न मान लिया, जो पीएसयू के अंदर आती थी, और ये गवर्नमेंट को क्या करती थी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देती थी। ठीक है जी, तो हम इनको क्या कर लिया गया है, रिटेन कर लिया गया है, इनको डिसइन्वेस्ट नहीं किया गया। लेकिन आज की अगर बात करें तो इनका भी डिसइन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट हो चुका है, प्राइवेट सेक्टर को इनको बेचा जाने लगा है। ठीक है जी, तो अब नवरत्न का अगर हम सिर्फ एग्जाम्पल देख लें तो आप ये याद कर सकते हैं बुक्स के अंदर, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड है, कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है कॉरपोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन, विदेश संचार निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये वो फर्म है जिनको जो है एक नवरत्न का दर्जा दिया गया था। तो स्टार्टिंग में 9 ही रखी, लेकिन धीरे धीरे जो है इनका जो है संख्या बढ़ने लगी, और अब हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ 9 ही है। और इसके अलावा जो है बाद में एक MTNL है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है जी, इसको इसमें क्या कर लिया, शामिल कर लिया गया, इसको भी नवरत्न का दर्जा दिया गया। एक और है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी, तो अभी अगर हम बात करें तो 16 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको जो है एक किस्म से नवरत्न का स्टेटस दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट को जो है काफ़ी प्रॉफिट अर्न करके देती हैं और इकोनॉमी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस तैयार करती हैं। अब जो है इसमें से भी क्या किया गया, बाद में कुछ इंडस्ट्री जो ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी, एफिशिएंसी के साथ काम कर रही थी, जो अपने जो है एक किस्म से एक रोल मॉडल का काम कर रही थी पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए, उनको महारत्न का दर्जा दिया गया 2009 के अंदर। और उनमें जो इंडस्ट्री सिलेक्ट की गई, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर जो है कॉरपोरेशन, और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इनको क्या कर दिया गया है, एक किस्म से महारत्न का स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है 75 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको क्या माना गया है, मिनी रत्न का कैटेगरी जो है दी गई है। 75 PSUs हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट का ये मानना है कि इस तरह की जो स्टेटस अगर दिए जाएंगे इंडस्ट्रीज़ को, और उनके हिसाब से जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कहाँ पे ज़्यादा करना है डिसइन्वेस्टमेंट, कहाँ पे कम करना है। ठीक है, तो शायद जो पब्लिक सेक्टर है, अंडरटेकिंग्स हैं, वहाँ पे क्या हो, जो मैनेजरियल इनएफिशिएंसी थी वो ख़त्म हो जाए और लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़े और एफिशिएंसी बढ़े, क्वालिटी बढ़े। इन चीज़ों के ऊपर जो है क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है ये कैटेगरी जो है बनाई है। आप बस ये एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हैं, महारत्न में कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, नवरत्न में कौन सी आती हैं, तो ये आ गया। अब हम बात करते हैं हमें क्या क्या बेनिफिट दिए, तो आप ये पॉइंट्स भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हो, नीड क्यों पड़ी। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम बात करेंगे, तो माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं। ठीक है जी, और जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है तो इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी होती है, 100% कमिटमेंट होता है, एफिशिएंसी के साथ काम किया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो नॉर्मली माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ऐसा कह सकते हैं। ज़्यादातर जो MNCs हैं वहाँ पे ओनर्स की बात करेंगे तो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको अगर हम डिस्कस करें, प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक किस्म से कंपटीशन क्रिएट होता है
लोगों की सैलरी, वेज वगैरह जो है उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिफ़ाइन होती है। और हर व्यक्ति को अगर कुछ इंक्रीमेंट चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया करके दिखाना होता है। तो ऐसे कंडीशन पे आप जो है ना मतलब कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स या अपग्रेडेशंस या मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर होते रहेंगे जो आपको वर्ल्ड जो है कंपटीशन लेवल पे क्या रखेंगे, खड़ा रखेंगे, उस कंपटीशन में आपको जीतने में मदद करेंगे। तो ये माना गया है कि प्राइवेटाइजेशन क्या कर सकता है, जो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एक क्रिएट कर सकता है, और उस इन्वायरमेंट में आप क्या करेंगे, एक किस्म से अपने आप को अपग्रेड करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये कहा गया है कि जी प्राइवेटाइजेशन क्या करेगा, प्रमोट करेगा डाइवर्सिफिकेशन को, कि तरह तरह की चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होंगी जो लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। तो कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो वो चाहते हैं उनको मिल जाएगा। और दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके प्रॉफिट क्या होंगे, हाई होंगे, उनको भी इंसेंटिव मिलता रहेगा कि वो क्या करें, प्रोडक्शन करें। तो मैं तो कहूँगा ये ज़बरदस्ती का पॉइंट है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो वही चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो जिनकी मार्केट में डिमांड है, और वो डिपेंड करता है परचेजिंग पावर। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, तो उसको हम डीमेरिट में देखेंगे। अभी हम मेरिट में सिर्फ यही बात करेंगे कि पॉजिटिविटी क्या है, तो हम एक्सेप्ट करके चलेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कि भाई जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्या करता है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी इंक्रीज़ करता है। मतलब कंज्यूमर जो है यहाँ पे किंग होता है, और जैसा कंज्यूमर चाहता है वैसा काम होता है। तो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की क्या होगी, बेटर हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें जो हैं एक्सेप्ट की गई कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर होती है, और इसी जो है वजह से जो है इंडिया के अंदर जो है प्राइवेटाइजेशन जो है क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा होता तो लगभग जो है 91 से लेके अगर हम अब 2020 तक बात करें, लगभग 30 ईयर्स जो हैं हो चुके हैं, तो शायद सब कुछ सुधर जाना चाहिए था, करप्शन ख़त्म हो जाना चाहिए था, शायद प्रेफरेंस लीकेज ख़त्म हो जानी चाहिए थी, शायद प्राइवेट सेक्टर को सबको काम दे देना चाहिए था, शायद देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जानी चाहिए थी, और बहुत कुछ अच्छा हो जाना चाहिए था। हर इंडस्ट्री प्रॉफिट में चली जानी चाहिए थी। कोरोना इम्पैक्ट आया है, प्राइवेट सेक्टर्स ने 30 साल हो गए काम करते करते, तो शायद इतना उनके पास इनकम होती थी कि शायद वो 3-4 महीने के लिए अपने वर्कर्स को पे कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कंपनियां, जो फर्म्स लगातार 30-35 साल से प्रॉफिट में थी, काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन जब बात आती है परेशानियों की, जब भी कोई इस तरह का डाउनफॉल स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले ओनर जो हैं उन फर्म्स के, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, उनके ओनर क्या करेंगे, अपने वर्कर्स को ही काम से बाहर निकालते हैं। और वहाँ पे फिर हम ये कहते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन जो है वो वर्कर्स के लिए बड़ा ख़तरनाक रहा। शायद ही वर्कर्स को जो है कंप्लीट फैसिलिटीज़ दी गई हों। करप्शन जो है एक नए तरीके से स्टार्ट हुआ, जो अंडर पेपर स्टार्ट हो जाता है कि ऑफिशियली जो डाटा कुछ और तैयार होता है, रियल में कुछ काम और चल रहा होता है। तो इस तरह के जो है लॉसेज आते हैं प्राइवेटाइजेशन के, तो उनको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉसेस में क्या है कि जो हमारा जो सोशलिस्टिक पैटर्न है कि सोसाइटी में हर सेक्शन को क्या मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, वो मिस हो गया भाई। क्योंकि अब सोशल इंटरेस्ट नहीं काम कर रहा, अब तो प्राइवेट इंटरेस्ट या जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो काम कर रही है। तो और अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है, जिनकी जेब में पैसा है वही फ़ायदा उठाएंगे। तो असल में आप ये कह सकते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो गवर्नमेंट की मजबूरी नहीं, बल्कि जो पैसे वाले जो लोग थे उनका खेल था कि गवर्नमेंट को मजबूर कर दें कि वो वैसा काम करे जैसा वो चाहते हैं। तो आम पब्लिक को तो सिर्फ ये समझाया गया है कि ये अच्छा है, रिफॉर्म्स जो है इनको नाम दिया गया, जबकि रियलिटी जो है मुझे कुछ और नज़र आती है कि मकसद जो है इसका शायद कुछ और है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जो है डीमेरिट्स की, तो प्राइवेटाइजेशन जो है इनकरेज करता है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। और फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। तो चीज़ें वहीं प्रोड्यूस होंगी जिनकी जो है क्या है, मार्केट में डिमांड है, जो लोग क्या कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। तो सीधी सी बात है, प्राइस जो है राइज कम में मामला आएगा। जहाँ पे कीमतें ज़्यादा होंगी वो चीज़ें प्रोड्यूस कर दी जाएंगी, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे वो चीज़ें प्रोड्यूस कर दी जाएंगी। बाकी चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। वो एक सोसाइटी पे क्वेश्चन मार्क की तरह काम करेंगी। और अगर हम इन 2 पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एक रियल एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सिरिसिला ट्रेजेडी की हम बात करते हैं। ये एक गाँव है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे एक पावरलूम इंडस्ट्री है जो कपड़े बनाने का काम करती है, और मशीनें जो हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हैं।
और ऐसी कंडीशन में क्या है, लोगों का जो लिवलीहुड का जो मेन सोर्स है वो यही इंडस्ट्री है, क्योंकि लगभग यहाँ काम करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पावर सप्लाई का जो काम है उसको क्या कर दिया, प्राइवेटाइज़ कर दिया। जैसे ही प्राइवेटाइज़ किया गया तो सीधी सी बात है, जो पावर सप्लाई के जो रेट हैं पर यूनिट वो बढ़ा दिए गए। और जैसे इन रेट्स को बढ़ाया तो फर्म के लिए क्या हो गया है, अनसस्टेनेबल हो गया इस बढ़े हुए रेट को मतलब सहन करना, क्योंकि जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते हैं तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। तो प्रॉफिट्स को रखने के लिए एक किस्म से क्या किया गया, वेज कट की गई कि चलो वेज कट करते हैं और बैलेंस करते हैं। वेज को लिंक कर दिया गया किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ, कि जो कपड़े का जितना प्रोडक्शन करेगा उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो वर्कर्स की सैलरी इतनी ज़्यादा कम हो गई कि 50 पर जो वर्कर हैं वो उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया। और काफ़ी लोग जो है निराशा के अंदर बैठ गए या जो है मेंटली डिप्रेस्ड हुए, और अल्टीमेटली जो है इंडस्ट्री को भी बंद ही होना पड़ा, वो अब आजकल नहीं चलती। तो ये एक मान सकते हैं कि एक पूरा कस्बा जो है बर्बाद हुआ है सिर्फ एक छोटे से डिसीजन की वजह से, कि चलो पावर सप्लाई को क्या कर देते हैं, प्राइवेटाइज कर देते हैं। तो पूरा इकोनॉमी को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो कुछ ही लोगों के जो है हाथों की हम कठपुतली बन जाएंगे। वो जैसा इकोनॉमी को घुमाएंगे उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का आइडिया जो है ये ख़त्म हो जाता है जब प्राइवेटाइजेशन यूज़ किया जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो ओनर है उन्हीं का सेल्फ इंटरेस्ट चलता है, बाकी वर्कर्स तो मजदूरी करने के लिए बने हैं, उनको जो मिलेगा वो उनको लेना पड़ेगा। और हमारा जो प्राइवेट सिस्टम है वो क्या करता है कि 99% जो वर्कर्स हैं उनको कैसे रखता है, वो इनफॉर्मल वे से रखता है। और इनफॉर्मल वे का मतलब क्या है कि उनकी जो सैलरी है, वेजेस हैं, वो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उससे काफ़ी लो लेवल पे उनको रखा जाता है। जबकि पेपर में हो सकता है उनको फॉर्मल की तरह दिखा दिया गया हो गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट भी क्या हो सकती है, अपनी पीठ थपथपा सकती है कि हाँ जी हमने जो है वर्कर्स की जो कंडीशन इम्प्रूव कर दी, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।